हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करना है और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं नए सब्सटेंस में। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और जो नया फॉर्म होने वाला सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगी। तो मतलब जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से अलग होगी। ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ये बोल रहा है अ केमिकल रिएक्शन में लीड टू अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है केमिकल रिएक्शन में वो चेंज हो सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2O। जब पानी बनता है तो H2 और O2 दो गैसेज होते हैं। अब वो गैस क्या एक साथ कंबाइन होके हमें क्या बना के देती है, वाटर फॉर्म करके देती है। तो वाटर लिक्विड होता है। H2 और O2 क्या थे, गैस की फॉर्म में थे, गैसियस स्टेट में थे। और उन्होंने प्रोडक्ट क्या फॉर्म करा, H2O प्रोडक्ट फॉर्म करा जो लिक्विड होता है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हुई, वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आ गया। सेकेंड है चेंज इन कलर। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसका कलर भी चेंज होता है। जैसे सर्टेन रिएक्शन कोज अ कलर चेंज, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन पे रस्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उस पर एक रेड ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये बोल रहा है कि सम रिएक्शन रिलीजेज हीट, रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl एसिड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि रिएक्शन होने के बाद उनमें से गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जब हम जिंक की HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक मार्क में पूछ लेते हैं, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं। तो जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगा, अब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें जिसमें हीट रिलीज होती है, तो जब हीट रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीट सराउंडिंग में रिलीज हो रही है। और जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने हीट रिलीज करी है, हीट निकाली है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेज हीट। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस में फॉर्म, एक ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होता, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कोई कोई केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल गिवन है यहाँ पे हमें, फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 इन रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस में BaSO4 प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, और वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए और केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये कह रहा है एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, तो उसको हम बोलते हैं
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब एक इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज कर रहे हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट की हेल्प से डीकम्पोज कर रहे हैं, तो PbO फॉर्म होगा, NO2 फॉर्म होगा और O2 फॉर्म होगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, उसके सामने हमने 2 लगाया हुआ है, PbO के सामने 2 लगाया हुआ है और NO2 के सामने 4 लगाया हुआ है। तो ये जो 2, 2 और 4 लगा हुआ है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है। अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो जाके पहली वीडियो में बैलेंसिंग देखें, उसको स्टेप टू स्टेप समझें और ट्राई करें। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? इट फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है या फिर जो केमिकल इक्वेशन है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जो कि ये कहता है कि मास को ना हम बना सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो उसका जो मास है वो इक्वल रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, क्योंकि हम उसको बना नहीं सकते तो नया मास फॉर्म नहीं हो सकता, और हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो जितना है उससे कम भी नहीं हो सकता। तो दोनों तरफ इक्वेशन में इसलिए इक्वल रहना चाहिए। सेकेंड है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस होती है वो एक केमिकल रिएक्शन को एक्यूरेटली बता पाती है, बिल्कुल ठीक से बता पाती है। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज एन इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो वो एक केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, अच्छे से नहीं बता पाती कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है। इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, व्हाट इज कोरोजन, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। कोरोजन क्या होता है और कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, उससे बचा कैसे जा सकता है। कोरोजन की बात करते हैं। इट इज़ द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद इन्वायरमेंट सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर और एसिड। अब ये क्या कह रहा है कि जब मेटल डिटोर होना शुरू कर देते हैं, खराब होना शुरू कर देते हैं, सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस की प्रेजेंस में आने के बाद, जैसे कि मॉइस्चर हुआ, एयर हुआ और एसिड हुआ, मतलब जब भी कोई मेटल एयर, मॉइस्चर या एसिड के प्रेजेंस में आता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्ट होना, खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे रस्टिंग होना, आयरन पे जंग लगना, वो क्या होता है? कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, जो हमारा सरफेस है, अब चाहे वो स्टील का हो चाहे वो किसी मेटल का हो, तो उस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो मेटल है और जो आपको मॉइस्चर या वाटर है वो क्या ना हो, कांटेक्ट में ना आए। ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उस पर रस्टिंग या कोरोजन ना हो। सेकेंड है गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। अब जो भी आपका मेटल है, जैसे आयरन की कोई चीज़ है, तो उस पर हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, ताकि वो क्या ना हो, कोरोड ना हो या उस पर रस्टिंग ना हो। थर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यूजिंग अनदर मेटल एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, कोई दूसरा मेटल लेते हैं और उसकी उस पर लेयरिंग कर देते हैं ताकि उसमें कोरोजन ना हो। फोर्थ है एलॉइंग, मिक्सिंग मेटल्स टू मेक दैम कोरोजन रेजिस्टेंट। अब जो मेटल है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आयरन ही है, तो उसमें हम कोई दूसरा मेटल मिला सकते हैं या नॉन मेटल मिला सकते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब उसमें कोरोजन या रस्टिंग ना हो। फोर्थ क्वेश्चन, राइज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे आपको कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, उनके लिए हमें क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट है मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, और उसको हम O2 के साथ बर्न कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा, MgO फॉर्म होगा। अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे Mg की बात करूं तो 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे Mg कितने हैं, 1 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे O 2 है, मतलब O के 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड पे O का 1 एटम है। तो अगर मैं प्रोडक्ट साइड में O के सामने 2 लगा दूँ तो हमारा O बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो O बैलेंस हो गया, लेकिन अब Mg इम्बैलेंस हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में Mg के 2 एटम्स हो गए और रिएक्टेंट में Mg का 1 एटम रह गया, तो हमने यहाँ पे क्या करा, Mg के सामने भी 2 लगा दिया, जिससे केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। सेकेंड एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। मतलब सेकेंड आपको दे रखा है कि जब हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा।
Fe को हम H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो Fe3O4 फॉर्म होगा और H2 फॉर्म होगा। यहाँ पे भी हमने Fe के सामने 3, H2O के सामने 4 और H2 के सामने 4 लगा रखा है ताकि इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो जाए। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। थर्ड है डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, उसको हम हीट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो हमारा PbO बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है क्योंकि PbNO3 होल ट्वाइस के सामने 2 लगा हुआ है, PbO के पहले 2 लगा हुआ है और NO2 के पहले 4 लगा हुआ है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाला जाता है तो उसके साथ क्या होता है वो बताना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके साथ क्या होगा अगर हम क्या करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाल दें। तो चलिए देखते हैं। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। अब हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट में जिंक डाला है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। CuSO4 को हमने Zn के साथ रिएक्ट करवाया तो ZnSO4 बना और Cu अलग हो गया, Cu डिस्प्लेस हो गया, जिंक ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो फेड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो उसका कलर ब्लू से फेड हो गया। अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर फॉर्म्स ऑन द जिंक। अब जिंक के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कॉपर की क्या हो जाएगी, डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब वो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रोवाइड एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे ही, लेकिन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 1 नंबर या 3 नंबर में भी मेनली पूछा जाता है। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब करी जाती है सराउंडिंग से, सराउंडिंग बिकम्स वार्मर। अब एक्सोथर्मिक क्या है, हीट रिलीज कर रही है तो जो सराउंडिंग है वो वार्म हो जाएगी क्योंकि हीट निकल रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए सराउंडिंग क्या है, वार्म हो जाएगी। एंडोथर्मिक में देखें तो सराउंडिंग बिकम कूलर। अब जो सराउंडिंग है एंडोथर्मिक में वो कूलर हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में जो हीट प्रेजेंट थी वो रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है तो सराउंडिंग की जो हीट है वो कम होगी तो इसलिए वो क्या है, कूलर हो जाएगी सराउंडिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन को कंबस्ट करवा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। नीचे आप लोगों को दे रखी है इक्वेशन, CH4 को O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो CO2 बना, H2O बना और हीट बना। ये हमारी कैसी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है नीचे। एंडोथर्मिक की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप होता है। CO2 और H2O जब रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंट में तो C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और O2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अभी क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड, मतलब जो ग्लूकोज है फूड में, वो ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ताकि वो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर सके। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के काम करने के लिए, डेली लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। तो अब उसमें क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना ब्रेक डाउन हो रहा है और हीट रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हीट रिलीज हो रही है। तो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। नीचे इक्वेशन दे रखी है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब O2 की प्रेजेंस में टूट रहा है तो CO2 बनेगा, H2O रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। अभी कह रहा है एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है अपने वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारे काम करने के लिए। तो इसीलिए क्या है, रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी क्या होता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं।
रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल। अब रेंसिडिटी क्या है? हमारे खाने में फैट और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो फैट और ऑयल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो खाने की स्मेल चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। प्रिवेंशन मेथड्स देखें इसके। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, खाने में हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करने चाहिए ताकि वो क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। जैसे आप लोगों को दे रखा है BHA और BHT, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, तो हम BHA और BHT यूज कर सकते हैं ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। सेकेंड है स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में सामान मतलब खाने को स्टोर करें, ऐसे कंटेनर जिसमें एयर ना जाए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, अगर एयर की कांटेक्ट में आएंगे तो खाना खराब हो जाएगा, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में उनको क्या करें, स्टोर करें। थर्ड है रेफ्रिजरेशन, लोअर टेम्परेचर टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अब हमें उनको फ्रीज में रखना चाहिए क्योंकि फ्रीज का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो ऑक्सीडेशन का रेट जो है लो टेम्परेचर में कम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खाना खराब नहीं होगा। एडिंग नाइट्रोजन गैस, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द पैकेज। अब जितने भी पैक्ड खाना होता है या पैकेज होता है तो उसमें एयर की जगह हमें नाइट्रोजन गैस डालना चाहिए ताकि खाना खराब ना हो। नाइट्रोजन गैस खाने को खराब नहीं होने देता। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड बैलेंस देम। नीचे आपको कुछ ABC 3 पार्ट्स दे रखे हैं, उनकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उनको बैलेंस करना है। फर्स्ट है रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं। क्विक लाइम मतलब CaO की रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ, तो CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म होगा और ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल है। सेकेंड बात करते हैं हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं, FeSO4 को हीट करा जा रहा है, तो Fe2O3 फॉर्म होगा, SO2 फॉर्म होगा और SO3 फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने FeSO4 में 2 लगा दिया, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। थर्ड है रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम। जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, BaCl2 को Na2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो BaSO4 फॉर्म होगा और NaCl फॉर्म होगा। अब ये जो BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए NaCl के पहले हमने 2 लगा दिया, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। 10th क्वेश्चन है व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं उसको एग्जांपल के साथ समझाना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन 2 aqueous solution react to form an insoluble solid called a precipitate। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 aqueous solution क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए जो क्या नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है Na2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो BaSO4 फॉर्म होगा और 2 NaCl फॉर्म होगा। यहाँ पे BaSO4 जो है ये होगा प्रेसिपिटेट हमारा, जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। In this reaction, barium sulfate BaSO4 is the precipitate that forms as an insoluble white solid। इस रिएक्शन में BaSO4 एक ऐसा प्रेसिपिटेट बना है जो कि क्या होगा, वाइट कलर का है, वाइट सॉलिड कलर का है और ये रिएक्ट मतलब सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको रिवाइज करें, इनको लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें।